हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 10 में। और आज हम बात करेंगे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर बायस क्या है और इनसे जुड़े हुए कुछ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ये टॉपिक नंबर 10 है CTET CDP सिलेबस में। एज यूजुअल हम इस वीडियो सीरीज़ में सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहला टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे वो है सेक्स और जेंडर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम जेंडर रोल डेवलपमेंट से जुड़े कुछ थियरीज़ को देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि जेंडर सोशलाइजेशन, रोल्स, रोल टाइपिंग, स्टीरियोटाइप्स, बायस, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये सारे टर्म्स का क्या मीनिंग है। फिर हम देखेंगे जेंडर इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी क्लासरूम में जेंडर का क्या इम्प्लीकेशन है। फिर हम देखेंगे जेंडर बायस इन द क्लासरूम। और इस वीडियो को एंड करेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के साथ पुराने क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं सेक्स और जेंडर, ये दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है, अगर उसके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है तो उसे मेल बुलाया जाता है। अगर बच्ची के एक्स क्रोमोसोम्स है तो उसे फीमेल बुलाया जाता है। यानी सेक्स जो है वो बायोलॉजी डिटर्मिन करता है। और जेंडर जो है वो सोसाइटी और कल्चर का एक एक्सपेक्टेशन होता है, यानी कि अगर एक मेल है तो उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से ड्रेस करना चाहिए। और अगर एक फीमेल है तो उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से ड्रेस करना चाहिए, इन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के कारण होते हैं। और ये जो सारे एक्सपेक्टेशंस है उन्हें हम जेंडर बुला सकते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट सुने हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस या फिर जेंडर बायस के। तो सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन सेक्स। नेक्स्ट हम जेंडर रोल डेवलपमेंट के बारे में दो इंपॉर्टेंट थियरीज को देखते हैं। अब पहले ये जेंडर रोल डेवलपमेंट क्या है। वेल, बच्चों को एक उम्र के बाद पता चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है। उसके बाद वो सीखने लगते हैं कि उनके मेल या फिर फीमेल होने की वजह से सोसाइटी उनसे एक स्पेसिफिक रोल प्ले करवाना चाहती है, यानी कि सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह के जॉब करेंगे, किस तरह से ड्रेस करेंगे। तो ये सीखने का जो प्रोसेस है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उसे हम जेंडर रोल डेवलपमेंट कह सकते हैं। पहले अल्बर्ट बंडूरा का थियरी देखते हैं। वो जेंडर रोल डेवलपमेंट को अपने सोशल लर्निंग थियरी में ही इंटीग्रेट करते हैं। उनका कहना है कि बच्चे जो है वो अपने जेंडर रोल्स के बारे में सीखते हैं बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स। जैसे कि एक बच्ची जो है वो अपने माँ को या फिर अपने बड़ी बहन को देखते हैं कि वो किस तरह से मेकअप कर रहे हैं, किस तरह से ड्रेस कर रहे हैं, घर में किस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बच्ची जो है वो अपने जेंडर रोल के बारे में सीख रही है बाय ऑब्जर्विंग मदर और सिस्टर। और मदर और सिस्टर जो है वो उसके लिए मॉडल्स हैं। इसी तरह से एक लड़का जो है वो अपने फादर को, अपने ब्रदर को या फिर फैमिली में जो एल्डर मेल्स हैं उनको ऑब्जर्व करके बच्चा उनको इमिटेट करना लगता है और उनके थ्रू अपने जेंडर रोल के बारे में सीखने लगता है। तो ये है अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी, जेंडर रोल्स बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स। नेक्स्ट हम कोलबर्ग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी देखेंगे, जिनमें उन्होंने जेंडर रोल डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट किया है। इनफैक्ट कोलबर्ग का जो थियरी है वो पियाजे के थियरी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि कोलबर्ग कहते हैं कि बच्चे अपने जेंडर रोल्स को सीखते हैं थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। पहले वो लोग जेंडर आइडेंटिटी पे आते हैं, नेक्स्ट जेंडर स्टेबिलिटी और लास्ट को जेंडर कॉन्स्टेंसी। और ये जो 3 स्टेप्स है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्स्टेंसी, जो है वो एक्चुअली पियाजे के प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस के बीच में आते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी स्टेज में बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो अभी भी बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो मिलजुल के खेल रहे हैं, एक ही तरह के गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन स्लोली वो कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को, एक्सटर्नल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है उनको पता चलने लगता है। लेकिन फिर भी
बच्चे सोचते हैं कि अगर वो एक अलग तरह से बिहेव करते हैं तो उनका जेंडर चेंज हो सकता है। यानी कि एक बच्ची जो है वो लड़के जैसे ड्रेस करेगी, लड़कों जैसे बिहेव करेगी, तो वो सोचती है कि वो भी लड़का बन जाएगी। तो जेंडर आइडेंटिटी स्टेज में वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सोचते हैं कि वो उनका जेंडर जो है वो चेंजेबल है। नेक्स्ट, जेंडर स्टेबिलिटी, यानी कि इस स्टेज में उनको पता चलने लगता है कि अच्छा, जेंडर जो है वो शायद चेंज नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी इस स्टेज में उनको पता चल जाता है कि उनका जेंडर जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, और उनके जेंडर के वजह से सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि वो किस तरह के रोल प्ले करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से ड्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों स्टेजेस के थ्रू बच्चे जो है वो अपने जेंडर रोल के बारे में सीखते हैं। तो ये है लॉरेंस कोलबर्ग का जेंडर रोल डेवलपमेंट थियरी। नेक्स्ट जो टर्म हम देखेंगे वो है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं कि सोसाइटी के किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है उनके बॉय या फिर गर्ल होने की वजह से। यानी कि सोसाइटी के किस तरह के एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन, और किस तरह के बिहेवियर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है उनके बॉय या गर्ल होने की वजह से। अब बच्चे ये सब सीखते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। जैसे कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं तो वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि सोसाइटी के किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि एक सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वुमेन और गर्ल्स जो है वो हमेशा घूंघट में रहेंगे, या फिर जो भी किचन का काम है वो सिर्फ औरत लोगों को ही करना है। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से या फिर फैमिली से जब इंटरेक्ट करते हैं उसके थ्रू सीखते हैं। पीयर्स, मीडिया, टीचर्स और कम्युनिटी, ये सारे सोशल इंटरेक्शंस जो है इनके थ्रू बच्चे सीखते हैं कि उनके सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन। तो ये है जेंडर सोशलाइजेशन, जहाँ पे बच्चे जेंडर के बारे में सीखते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। अब हम बात करते हैं जेंडर रोल्स के बारे में। जेंडर रोल्स जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स होते हैं, यानी कि ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है कि वुमेन और मेन जो है वो उनके बिहेवियर किस तरह के होने चाहिए, वो किस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह के प्रोफेशंस वो ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन द अर्ली 1900s। 1900s में जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था तो तब वुमेन वर नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये माना जाता था कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वुमेन के लिए, औरतों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसीलिए 1900s में 1910, 1920, 1930s तक जो है जो भी रोल्स थे फिल्म इंडस्ट्री में वो सारे मेन करते थे। इवन जो हीरोइन के पार्ट्स थे वो भी मेन ही प्ले करते थे। 1930s में जाके जब सोसाइटी थोड़ा इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ और मूवी इंडस्ट्री भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, तो तब जाके थोड़े चेंजेस होने लगे और वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द मूवी इंडस्ट्री। तो ये एक जेंडर रोल टाइपिंग का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से ये जेंडर रोल्स जो है वो डेवलप होते हैं, इवॉल्व होते हैं जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता है, डेवलप होता है। लेकिन अभी भी कुछ जेंडर रोल्स प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सोल्जर या फिर इंजीनियर, तो आप इमीडिएटली मेन के बारे में सोचते हो। अगर मैं बोलता हूँ टीचर या फिर नर्स, तो आप इमीडिएटली विमेन के बारे में सोचते हो। अब मेल नर्सेस भी होते हैं, बहुत सारे मेल टीचर्स भी होते हैं, और फीमेल सोल्जर्स भी है, और फीमेल इंजीनियर्स भी है। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि जेंडर रोल्स जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है वो सही है। तो इस तरह से जेंडर रोल्स सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एंड वो ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस करेक्ट हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर प्रेजुडिस, बायस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, और देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स के बीच में क्या कनेक्शन है। प्रेजुडिस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस, लाइकिंग या फिर एक डिसलाइक होता है विदाउट ए गुड रीज़न। अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो कुछ लोग जो है वो कुत्तों को बहुत चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो कुत्तों को एब्सोल्युटली हेट करते हैं। कुछ लोग कैट्स को पसंद करते हैं और कुछ लोग कैट्स को एब्सोल्युटली हेट करते हैं। अगर आप देखते हो कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो कई बार कोई वैलिड रीज़न नहीं रहता, बस उनको कुत्ते अच्छे लगते हैं, कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न। तो इसी तरह से जो है कुछ कंट्रीज़ में एक प्रेजुडिस हो सकता है अगेंस्ट और फॉर एशियंस और इंडियंस और चाइनीज़,
या फिर इंडिया में एक प्रेजुडिस हो सकता है अगेंस्ट नॉर्थ इंडियंस और अगेंस्ट साउथ इंडियंस, या फिर एक प्रेजुडिस हो सकता है अगेंस्ट स्पेसिफिक जेंडर्स। तो अगर हमारे दिमाग में एक स्ट्रांग प्रेफरेंस, लाइकिंग या फिर डिसलाइक है विदाउट ए गुड रीज़न, तो उसे हम प्रेजुडिस बुलाते हैं। अब प्रेजुडिस की वजह से बायस हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो सोच रहा है कि मैं बहुत ही करेक्ट बिहेव कर रहा हूँ, मैं बहुत ही इम्पार्शियल वे में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जब डेटा देखते हो तो आप देख सकते हो कि वो बंदा जो है वो मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है या फिर वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, लेकिन वो कॉन्शियसली ये काम नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में प्रेजुडिस है और वो अनकॉन्शियसली वो प्रेजुडिस पे एक्ट कर रहा है। तो इसे हम जेंडर बायस बुलाते हैं, जो डेलिबरेट नहीं है। अगर एक पर्सन उस प्रेजुडिस के कारण डेलिबरेटली एक जेंडर को प्रेफर कर रहा है ओवर द अदर, तो इसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बुलाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कॉन्शियस होता है, डेलिबरेट होता है। तो ये जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये कहाँ पे हो सकता है? वेल, ये बायस या फिर डिस्क्रिमिनेशन एट बर्थ हो सकता है, क्योंकि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। ये एजुकेशन में हो सकता है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे अगर उनको स्पेंड करना है तो वो बॉयज़ पे ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। ये बायस हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो मेन को शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और ज़्यादा कंपनीज जो है वो मेन को हायर करना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये भी बायस हो सकता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वेजेस एंड सैलरी, यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं तो वुमेन आर जनरली लेस पेड देन मैन फॉर सिमिलर रोल्स। ये जो है ये भी बायस या फिर डिस्क्रिमिनेशन के कारण हो सकता है। और अगर हम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं सोसाइटी में तो जनरली मेल्स गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ देन वुमेन। ये भी बायस या फिर डिस्क्रिमिनेशन के कारण हो सकता है। तो इस तरह से प्रेजुडिस जो है एक स्ट्रांग प्रेफरेंस या फिर लाइकिंग या फिर डिसलाइक होता है, और इस प्रेजुडिस के कारण बायस हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे सारे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में हम देख सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है? वेल, जब एक बच्चा पैदा होता है वो मेल होता है या फिर फीमेल होता है, तो सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। उस बच्चे के मेल या फिर फीमेल होने की वजह से सोसाइटी उसे मैन या फिर वुमेन या फिर बॉय या गर्ल उस तरह के डेसिग्नेशन देती है। यानी कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। और बचपन से हम ये जेंडर रोल्स के बारे में सीखते हैं। जेंडर रोल्स यानी कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस एक स्पेसिफिक जेंडर से, यानी कि मेन किस तरह से बिहेव करने चाहिए, किस तरह से ड्रेस करने चाहिए, किस तरह के एक्टिविटीज़ उनको करने चाहिए, या फिर वुमेन कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको क्या पहनना चाहिए। तो ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो जेंडर रोल्स हैं। ये जेंडर रोल्स हम सीखते हैं थ्रू सोशलाइजेशन, यानी कि जब हम हमारे फैमिली के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ, मीडिया के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके थ्रू हम ये जेंडर रोल्स सीखते हैं। और हम कुछ स्टीरियोटाइप्स भी डेवलप कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स यानी अगर हम एक वर्ड सुनते हैं नर्स तो इमिडिएटली हम एक वुमन, एक लेडी को इमेजिन करते हैं। अगर हम ये वर्ड सुनते हैं सोल्जर तो इमिडिएटली हम एक मैन को इमेजिन करते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप होता है, क्योंकि मेल नर्सेस भी हो सकते हैं, फीमेल सोल्जर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो इन रोल्स और स्टीरियोटाइप्स की वजह से हमारे दिमाग में कुछ जेंडर प्रेजुडिसेस हो सकते हैं। प्रेजुडिसेस यानी एक प्रेफरेंस, एक लाइकिंग या फिर एक डिसलाइक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर। अब इस जेंडर प्रेजुडिस की वजह से एक बायस हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है हमारे एक्शंस में। यानी कि अगर हम एक जेंडर के तरफ पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो उसे हम बायस बुला सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन बुला सकते हैं। अगर वो एक्शन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो इंटेंशनल है तो उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर वो सबकॉन्शियस और अनइंटेंशनल है तो वो बायस होता है। तो ये जेंडर बायस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी होता है। अब जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक सोशल फिनोमिना है जिसके वजह से हम मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करते। क्या इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी है? अगर हम 2011 का सेंसस देखते हैं तो मेल और फीमेल के बीच में जो रेशियो है वो 1000:943 है। यानी
मेन और वुमेन के बीच में जो रेशियो है रफली 1:1 है, यानी कि हर एक फील्ड में मेन और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रफली 50-50% होना चाहिए। अगर हम उसी सेंसस में लिटरेसी डेटा देखते हैं तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो 80.9% है और वुमेन के लिए 64.6% है, यानी कि ज़्यादा वुमेन जो है वो इलिटरेट है। वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि जेंडर बायस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन को एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जिस तरह से मेन को मिल रहा है। इसकी वजह से वुमेन का लिटरेसी रेट जो है वो मेन के कंपैरिजन में कम है। अगर हम पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स को देखते हैं तो जस्ट अराउंड 14.4% जो है वो वुमेन है और बाकी सारे मेल है, मेन है, यानी कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो भी काफ़ी कम है। यहाँ पे भी 50-50% होना चाहिए था लेकिन नहीं है। इसी तरह से अगर हम मैनेजरियल पोजीशंस देखते हैं अलग अलग कंपनीज में एंड सीनियर या फिर मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस भी देखते हैं तो दोनों में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट अराउंड 14% है और बाकी सारे जो पोजीशंस है वो मेन है, यानी कि इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट में भी वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि अगर हम इस रेशियो को देखते हैं तो हर जगह पे 1:1 या फिर 50-50% होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी डेफिनेटली है क्योंकि वुमेन आर नॉट गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज एज मेन। दो और टर्म जो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे वो है जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी। ये दोनों टर्म्स बहुत ही सिमिलर लगते हैं लेकिन इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या है। अगर हम इक्वालिटी पर फोकस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हर एक बच्चे को एक ही तरह के रिसोर्स और एक ही तरह के अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट इससे ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो एक ही तरह के रिजल्ट ऑब्टेन कर पाए उन रिसोर्सेस और उन अपॉर्चुनिटीज़ से। और इक्विटी का मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट है, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, यानी हर एक बच्चे को अलग अलग तरह के रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होगी ताकि सारे बच्चे जो है वो इक्वल आउटकम यानी सेम रिजल्ट तक पहुँचे। जैसे कि अगर हम इक्वालिटी पे फोकस करते हैं तो हम रिसोर्स पे फोकस कर रहे हैं, हम सारे बच्चों को एक ही तरह का रिसोर्स दे रहे हैं, बट इससे ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे जो है वो एक ही तरह के रिजल्ट ऑब्टेन कर पाएँ इन रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज से। अगर हम इक्विटी पे फोकस कर रहे हैं तो हम रिजल्ट पे फोकस करके चल रहे हैं और हर एक बच्चे को जितने चाहिए उतने अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेस दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चा जो है वो सेम रिजल्ट तक पहुँचे या फिर इक्वल आउटकम हो इन सब के एफर्ट्स का। तो इसका मतलब है इक्वालिटी जो है वो रिसोर्स फोकस्ड है और इक्विटी जो है वो रिजल्ट फोकस्ड है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि किस तरह से जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्लासरूम में और एजुकेशन में। एक टीचर जो है वो हमेशा शायद ये कह सकते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, राइट, आई ट्रीट ऑल माई स्टूडेंट्स इक्वली। लेकिन अगर हम डिटेल में देखते हैं, इन डेप्थ में देखते हैं तो हम शायद कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं कि वो टीचर जो है वो बॉयज़ को और गर्ल्स को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि बॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि क्लास में अगर वो मस्ती कर रहे हैं, नॉइसी है और सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो लड़के हैं कुछ तो मस्ती करेंगे, लेकिन लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो हमेशा वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट हो क्लासरूम में, और लड़कों से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो हमेशा बहुत ही डीप स्टडी करे, हार्ड स्टडी करे, क्योंकि उन्हें आगे जाके एक कैरियर परस्यू करना है। लेकिन लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन शायद नहीं हो सकता क्योंकि आगे जाके उनको तो सिर्फ शादी करके किसी और के घर जाना है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। और लड़कों को जो है हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर या फिर कभी दूसरे कंट्री भी शायद भेजते हैं, लेकिन अगर लड़कियों की बात आती है तो शायद ये एक्सपेक्टेशन कि वो घर के पास ही रहें, वो पास वाले जो कोर्सेस है वही लें, क्लोज़र टू होम। और बॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि जो भी डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे हैं क्लासरूम में और बाहर वो उनको फेस कर पाएँ इजीली। लेकिन गर्ल्स का ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि गर्ल्स आर इमोशनली वीक, तो उनसे शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को अपने आप झेल पाएँ। और बॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट ले, क्योंकि आगे जाके उनको इंजीनियरिंग या फिर मेडिसिन तो ऐसे कोर्सेस उनको परस्यू करने हैं। लेकिन ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि गर्ल्स जो है वो मैथ्स और साइंस में वीक है, तो उनको हमेशा ईजियर सब्जेक्ट्स लेने हैं। और बॉयज़ को
एक्स्ट्रा अटेंशन मिल सकता है क्लासरूम में और बाहर भी, और गर्ल्स को शायद ये एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं मिल रहा है। और कुछ फैमिलीज़ में लड़कों के एजुकेशन के लिए जो स्पेंड किया जाता है उसे एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि लड़कों से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो आगे जाके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़कियों का एजुकेशन जो है उसे एक एक्सपेंस माना जाता है। तो इस तरह से जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइपिंग की वजह से क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ सजेशंस जिसके थ्रू क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जा सकता है। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है कि आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन और बायस हो सकता है। उसके बाद टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो इस बायस और डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई कर पाए अपने खुद के इंटरेक्शंस में, स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस में, और जो भी क्लासरूम में आके स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स में ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई करने का जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स को मिलना चाहिए। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि क्लासरूम में ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे कोई एक्शंस नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए या फिर लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करना चाहिए। और क्लासरूम्स में जो सेपरेशन होता है कि सारे बॉयज़ जो है वो एक तरफ बैठेंगे, सारे गर्ल्स एक तरफ बैठेंगे, तो इस तरह के सेपरेट ग्रुप्स बनाने का जो प्रैक्टिस है वो बंद कर देना चाहिए। और जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है क्लासरूम में वो इक्वल एक्सेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक्टिविटीज़ फॉर गर्ल्स ओनली, कुछ एक्टिविटीज़ फॉर बॉयज़ ओनली। तो सारे एक्टिविटीज़ जो है वो इक्वल होने चाहिए। और जब हम बहुत ही यंग बच्चों के लिए प्ले मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी एक स्टीरियोटाइपिंग अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि लड़कियों के लिए सिर्फ बारबी डॉल्स या फिर किचन सेट्स ऐसे टॉयस मिलते हैं, और बॉयज़ के लिए कार्स और गन्स, तो ऐसे टॉयस बॉयज़ के लिए खरीदे जाते हैं। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि गर्ल्स को कार्स के साथ या फिर गन्स के साथ खेलना नहीं चाहिए या फिर बॉयज़ को किचन सेट के साथ, बारबी डॉल्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसे स्टीरियोटाइपिंग जो है कि बॉयज़ को इस तरह के ही टॉयज से ही खेलना है, गर्ल्स को इस तरह के टॉयज से ही खेलना है, तो उसे स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासरूम में गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लीड करने के लिए, यानी कि मॉनिटर होने के लिए या फिर क्लास लीडर बनने के लिए लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और जो भी क्लासरूम में एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस और इलस्ट्रेशंस आप दे रहे हो कोई भी लेसन में, वहाँ पे शी और ही, ये दोनों जो एड्रेसिंग है, जो जेंडर को हम एड्रेस कर रहे हैं, वो हमें इक्वली यूज़ करने चाहिए। और ऐसे बायस्ड स्टेटमेंट्स जैसे कि मेन आर पायलट्स और सोल्जर्स आर मेन और नर्सेस आर वुमेन, तो ऐसे बायस्ड स्टेटमेंट्स और बायस्ड व्यूज़ जो है वो अवॉइड करने चाहिए। और स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल से परिचय करना चाहिए, जैसे कि ईवीएस लेसन्स में हम बहुत सारे विमेन अचीवर्स के बारे में लेसन्स को देख सकते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स जो एक एस्ट्रोनॉट है। तो ऐसे रोल मॉडल्स के थ्रू बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। और क्योंकि हमें मालूम है कि ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर भी डेफिनेटली है, तो हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो ऐसे बायस और डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन करें। तो ये कुछ सजेशंस है और ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर भी ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को। ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक स्कूल है जिसके बच्चों को एक स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, और स्कूल जो है यहाँ पे लड़कियों को प्रेफरेंस दे रही है उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसमें किस तरह का बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक जेंडर बायस का रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि शायद यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि सिंगिंग में सिर्फ गर्ल्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक जेंडर बायस का एग्जाम्पल हो सकता है। In order to avoid gender stereotyping in the class, a teacher should do which of the following। यानी क्लासरूम में स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करने के लिए एक टीचर को इनमें से कौन सा जो टेक्निक है वो यूज़ करना चाहिए। अब स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्टीरियोटाइपिंग एक तरह का एक्सपेक्टेशन है कि बॉयज़ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर टास्क को करेंगे और गर्ल्स से कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को ही करेंगे। तो इसे अगर हमें अवॉइड करना है तो अगर बॉयज़ को और गर्ल्स को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालते हैं,
जैसे कि अगर बॉयज़ को कुकिंग क्लासेस में डाला जाता है और गर्ल्स को ऐसे एक्टिविटीज़ में डाला जाता है जो ट्रेडिशनली बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है, तो इससे जो है एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करना है, जिसके थ्रू बॉयज़ को सीखने को मिलता है कि किचन में क्या होता है, किस तरह से फूड को कुक किया जाता है, और गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वो सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का जो ट्रेडिशनली बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है। तो इस तरह से बाय यूजिंग नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हम जो है इस स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड कर रहे हैं क्लासरूम में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है और बेस्ट आंसर भी है। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो अगर आप बॉयज़ के फेवर में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आप गर्ल्स को डिस्करेज कर रहे हो, और गर्ल्स के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो बॉयज़ को डिस्करेज कर रहे हो। तो इस तरह से किसी एक ग्रुप का तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि वो डिस्करेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट होता है। तो डज नॉट अफेक्ट ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट में लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो जिस ग्रुप के तरफ आप डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हो नेगेटिवली, तो उस ग्रुप का जो एंथुजियाज्म है वो कम हो जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएंगे, तो इसके वजह से उनका एफर्ट जो है वो कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड मे लीड टू एनहांस्ड एफर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अगेंस्ट गर्ल्स है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप गर्ल्स की तरफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो बॉयज़ का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट इज़ डन मोर बाय मेल टीचर्स दैन फीमेल काउंटरपार्ट्स। ये भी गलत है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और बायस जो है वो मेल टीचर्स के तरफ से हो सकता है या फिर फीमेल टीचर्स की तरफ हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ही एक बायस या फिर एक स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ मेल टीचर्स करते हैं और फीमेल टीचर्स नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक टीचर जो है वो एक को एजुकेशन क्लासरूम में ऐसा एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है या कर रही है कि बी बॉयज़ डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। तो ये रिमार्क इनमें से कौन से स्टेटमेंट से डिस्क्राइब किया जा सकता है? क्या ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कास्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स है। तो ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर आप एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर दिखा रहे हो कि बॉयज़ को बॉयज़ की तरह बिहेव करना चाहिए, गर्ल्स की तरह नहीं, तो आप बॉयज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हो एक तरह का बिहेवियर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गर्ल्स एक तरह के बिहेवियर करेंगे, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता टू डील विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। थर्ड, रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। यहाँ पे टीचर जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि बॉयज़ जो है वो एक तरह का बिहेवियर दिखाएंगे और गर्ल्स एक तरह से बिहेव करेंगे। तो ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर का एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स है। और लास्ट वाला है हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज़ ओवर गर्ल्स। अब ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बॉयज़ आर सुपीरियर टू गर्ल्स। तो स्टेटमेंट 4 कंप्लीटली इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 6 refers to the biological attributes of being male or female, while gender refers to which of the following। अब ये 4 जो ऑप्शंस है बहुत ही लंबे लंबे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमने इस वीडियो में कई बार हमने रिपीट किया हुआ है कि सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है और जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मेल्स किस तरह से बिहेव करने चाहिए, फीमेल्स किस तरह से बिहेव करने चाहिए। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन 2 में मेंशन किया गया है कि जेंडर इज द सोशली कंस्ट्रक्टेड एट्रीब्यूट्स ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी, यानी कि मेल्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, फीमेल्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कौन सा बिहेवियर जो है वो फेमिनाइन बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर मैस्कुलाइन बिहेवियर है। तो ये सारे जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट्स है, यानी सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और बाकी आपको मालूम है क्या करना है। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।